हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री के बारे में और आज हम लोग का पॉइंट रहेगा मौर्य वंश। फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट पॉइंट है कि मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत, अर्थात मौर्य वंश के बारे में जानने के लिए क्या क्या स्रोत है। तो फ्रेंड्स, इसके मुख्य रूप से दो स्रोत है, एक तो है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। चलिए फ्रेंड्स, इसे एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, एक में है साहित्यिक स्रोत। चलिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी बुक आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत फर्स्ट में आता है अर्थशास्त्र। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अर्थशास्त्र के राइटर कौटिल्य है और अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश से अच्छी खासी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए भी बता दें कि अर्थशास्त्र में राजनीतिक विषयों का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट बुक है इंडिका। फ्रेंड्स, इंडिका से भी मौर्य वंश के संबंध में अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे, जो यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। फ्रेंड्स, आपको यह भी बता दें कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्रोत को देखते हैं। नेक्स्ट स्रोत का नाम है मुद्रा राक्षस। फ्रेंड्स, मुद्रा राक्षस से भी मौर्य वंश के संबंध में अच्छा खासा जानकारी मिलता है। फ्रेंड्स, इस बुक में इस बात पर चर्चा किया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से शिक्षा लेकर भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना की। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए भी बता दें कि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्रोत को देखते हैं। नेक्स्ट स्रोत है पुराण। फ्रेंड्स, पुराण से भी मौर्य वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध जैन ग्रंथ। देखिए, बौद्ध जैन ग्रंथ जैसे दीपवंश, महावंश टीका, ये सब पढ़ने से भी मौर्य वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। अब चलिए पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, पुरातात्विक स्रोत को खासकर विदेशी इतिहासकारों ने लिखा है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अशोक के अभिलेख से भी मौर्य वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। उसके बाद भवन, स्तूप, गुफा, मृद भांड, ये सब पढ़ने से भी मौर्य वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अभिलेख को देखते हैं। नेक्स्ट अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख। फ्रेंड्स, जूनागढ़ के अभिलेख से भी मौर्य वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो फ्रेंड्स, नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद थे। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि घानानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके भारत में एक नए साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था। तो फ्रेंड्स, इसकी रचना कौटिल्य ने किया था। आपको ये बता दें कि कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और आपको ये भी बता दें कि अर्थशास्त्र में राजनीतिक विषयों का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे। तो फ्रेंड्स, वो श्रवण बेलागोला में गुजारे, जो मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। आपको बता दें कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने जैन साधु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर उपवास रहकर अपने प्राण को त्याग दिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, इसके राइटर विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुद्रा राक्षस क्या है, अर्थात मुद्रा राक्षस एक बुक है, उसमें किस बारे में चर्चा किया गया है। तो फ्रेंड्स, वो एक प्रकार का नाटक। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेगास्थनीज आया था, अर्थात मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो फ्रेंड्स, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मेगास्थनीज यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, अर्थात जब बिंदुसार शासन कर रहे थे तो उस समय अशांति कहाँ थी। तो फ्रेंड्स, उस समय अशांति तक्षशिला में थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सम्राट अशोक किसका पुत्र था। तो फ्रेंड्स, सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का
पौत्र था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि देवानाम प्रियदर्शी किसका उपनाम है, अर्थात देवानाम प्रियदर्शी किसका उपनाम था। तो फ्रेंड्स वो अशोक का उपनाम था। फ्रेंड्स आपको जानकारी के लिए बता दें कि देवानाम प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। फ्रेंड्स एग्जाम में इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है कि अशोक के किस अभिलेख में नामोल्लेख का उल्लेख किया गया है, अर्थात उसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, तो गुर्जारा और मास्की अभिलेख में मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कलिंग युद्ध का वर्णन, अर्थात कलिंग युद्ध का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, यानी किस शिलालेख में किया गया है। तो फ्रेंड्स वो अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। फ्रेंड्स आपको जानकारी के लिए बता दें कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, और आपको यह भी बता दें कि कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में पड़ता है। फ्रेंड्स इस युद्ध में अशोक ने खून की नदियां बहा दी थी, और कलिंग विजय के बाद अशोक को लगने लगा कि भूभाग के लिए मनुष्य की हत्या करना कहीं से भी जायज नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपने तलवार को हमेशा के लिए मैदान में डाल दिया और हिंसा के मार्ग को त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया। तब जाकर वह सबसे दयालु शासक बन गया, और उसके बाद वह बौद्ध के शरण में चला गया और अहिंसा का प्रचार प्रसार करने लगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि हमारे द्वारा समझाए गए सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और उम्मीदें भी करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।